नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। खंड शिक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस आरओ के लिए साइंस पर अति महत्वपूर्ण सिलेक्टिव क्वेश्चंस की एक मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज़ में कुल 300 प्रश्न होंगे और 10 से 12 वीडियोज़ में हम कंप्लीट करेंगे। सभी वीडियोज़ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको इस सीरीज़ का पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। प्रश्नों को ध्यान से देखें, चुनिंदा प्रश्नों की ही श्रृंखला है ये। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम, सेंटीग्रेड तापक्रम एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। पीसीएस 2003 मेंस 2015 का प्रश्न है ये। ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम, सेंटीग्रेड तापक्रम एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे? सही जवाब क्या होगा? पहले का सही जवाब है -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? ऑप्शन में कई डिग्री सेल्सियस हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7। तो सही जवाब क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाला गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है? जवाब क्या होगा? फ्रियोन। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही एक अंश है जो कि ओजोन लेयर को में छिद्र करता है, ठीक है। क्लोरीन के अणु उसमें होते हैं। फ्रियोन गैस यूज़ की जाती है रेफ्रिजरेशन में। 4 बार प्रश्न पूछा गया है कि थर्मोस्टेट क्या है। यूपी SSC में भी पूछा गया है और आरओ में भी। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? जवाब क्या होगा? थर्मोस्टेट किसी भी तंत्र में तापमान को स्थिर बनाए रखने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तापमान की स्थिरता से संबंधित है थर्मोस्टेट, ठीक है। रेगुलेट द टेम्परेचर एट कांस्टेंट लेवल। ऊष्मातापी भी कहा जाता है थर्मोस्टेट को। प्रश्न पूछा गया है, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैं बताता हूं उससे कई प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, उनको ध्यान रखा करें। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, कुकर में गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि आग पर जब प्रेशर कुकर रखा जाता है तो धीरे धीरे अंदर का प्रेशर बढ़ता है और जब प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिस पर कोई वस्तु, कोई पदार्थ उबलने लग जाए, जल उबलने लग जाए। तो जल का क्वथनांक पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है इंक्रीज कर जाएगा और यही कारण है कि कम समय में भोजन तैयार हो जाता है प्रेशर कुकर में, ठीक है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें हमें कई सारे रंग दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे दृश्य उसमें नज़र आता है। वो क्या है? साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है? सही जवाब क्या होगा? विवर्तन, विक्षेपण, व्यतिकरण, ध्रुवण। तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यतिकरण।
व्यतिकरण। इन्हीं ऑप्शन से एक प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती? परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन। निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती? सही जवाब है ध्रुवण। परावर्तन होता है, व्यतिकरण भी और विवर्तन भी। निम्न में से कौन सही सुमेल नहीं है? एनीमोमीटर वायु का वेग या वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा की माप करता है, टेकियोमीटर वायुयानों एवं मोटर वाहनों जो कि नाव के संदर्भ में बात हो रही है उनकी गति मापता है, पायरोमीटर उच्च ताप। यहाँ पे जो सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन डी, पायरोमीटर उच्च तापमान का मापक तो है ही, लेकिन 2000 डिग्री सेल्सियस की भी माप कर लेता है और यहाँ पर अधिकतम लिखा हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको कि उच्च तापमान का मापक है पायरोमीटर 2000 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर अधिकतम लिख दिया है तो इस वजह से ये गलत हो गया है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। एनीमोमीटर पे भी कई प्रश्न बन चुके हैं, एमीटर पे भी, टेकियोमीटर पे भी। वायु में नमी की मात्रता मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? या क्वेश्चन यूं पूछा जाए कि सापेक्ष आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? सापेक्ष आर्द्रता मापने हेतु कौन सा यंत्र या उपकरण उपयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। अब ये पिक्नोमीटर, आरओ में पूछा गया प्रश्न, पिक्नोमीटर से क्या मापा जाता है? घनत्व। पिक्नोमीटर से घनत्व मापा जाता है, गैसों का घनत्व। इस तरह से प्रश्न आ सकता है स्टेटमेंट के रूप में। सोयाबीन प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। तीनों स्टेटमेंट को आपने पढ़ा, अब आपको विचार करना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा सही है। सही बताना है, ऑप्शंस 1 2 3 तीनों ही सही हैं। 1 2 1 3 2 3। पहला स्टेटमेंट देखिए, सोयाबीन प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, गलत। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है, जी हाँ ये सही है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है जैव उर्वरकों द्वारा किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन विमुक्त रूप में ली जाती है, यानी कि नाइट्रोजन के रूप में ना लेकर के नाइट्रेट्स के रूप में पौधों द्वारा लिया जाता है, और ये कार्य किया जाता है राइजोबियम द्वारा। यहाँ पर कथन 1 और कथन 3 ये सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह के प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है पेपर में, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलें। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। एक प्रश्न और पूछा गया है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज में सबसे मीठा कौन सा है? फलों में पाया जाने वाला मिठास क्या है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, फ्रुक्टोज है। इस तरह के प्रश्न आपको पता होने चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूं। सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज, फलों में पाए जाने वाला जो मिठास है वो फ्रुक्टोज है, ठीक है। माँ का जो दूध होता है उसमें जो पाया जाता है मिठास वो लैक्टोज होता है, ठीक है।
माता का जो दूध होता है वो लैक्टोज होता है उसमें। कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में होता है? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब है ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होगा? यकृत में। ठीक है, चलिए विचार करिए। यकृत, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विटामिन ए यकृत जीवाणुओं द्वारा शरीर में स्वतः निर्मित किया जाता है। पीलिया, हेपेटाइटिस बी रोग यकृत अंग से को प्रभावित करते हैं। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट को आपने पढ़ा। अब आपको यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन ए शरीर में स्वतः संचित किया जाता है यकृत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा, यह भी कथन बिल्कुल सही है। पीलिया जो रोग है जिसको कि जॉइंडिस कहा जाता है, और हेपेटाइटिस रोग, वो भी यकृत अंग से जुड़े हुए रोग हैं, यानी कि यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो यहां पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के बनाए हैं ताकि पेपर में अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप घबराएं नहीं। इस तरह के प्रश्नों का अब चलन हो चुका है यूपी पीसीएस द्वारा। ठीक है, आगे भी इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 30 से 40 प्रश्न आपको एग्जैक्ट इसी तरह स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो हैबिचुअल हो जाइए इन प्रश्नों का। एनसीईआरटी का प्रश्न मैंने एक उठाया है। नाइट्रोजन तत्व सभी पौधों के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पौधों और वनों के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल पर्णहरित जिम्मेदार है, जिसमें मैग्नीज तत्व पाया जाता है। आखिरी कथन है, श्यानता प्रक्रिया द्वारा पौधे जमीन से पानी को जड़ों में खींचते हैं। श्यानता, यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये बताना है। नाइट्रोजन तत्व सभी पौधों के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। नाइट्रेट्स के रूप में पौधे लेते हैं, और कुछ पौधे जो हैं कीटों को खा करके उनमें उपस्थित नाइट्रोजन को लेते हैं, जिनको कीट भक्षी या नेपिथन्स कहा जाता है। पहला कथन सही है, नाइट्रोजन अति आवश्यक है, अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। पौधे और वनों के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीज तत्व पाया जाता है, ये कथन गलत है। मैग्नीज तत्व नहीं, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम याद रखना है, मैग्नीशियम पूछा गया प्रश्न है ये। मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। मैग्नीशियम होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में, माफ कीजिएगा, क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व जो है वो मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा। मैग्नीज दे देगा पेपर में तो गलत मत करके आइएगा, मैग्नीशियम पे क्लिक करिएगा। अब पौधे जो हैं जमीन से पानी खींचते हैं, ये प्रक्रिया जो है केशिका प्रक्रिया कहलाती है। ये वही प्रक्रिया है जिससे कि दिए में जो तेल रुई में चढ़ता है, ठीक उसी प्रक्रिया के तहत पेड़ पौधे जमीन से पानी को खींचते हैं, शक करते हैं, और ये प्रक्रिया केशिका प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, कहलाती है। श्यानता जो है वो विस्कोसिटी को कहते हैं, और ये कथन भी गलत है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स को देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हेतु नीला और लाल प्रकाश सबसे उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। अगर इन दोनों ऑप्शंस में से भी किसी एक ऑप्शन को चूज करना हो तो आप किसको चूज करेंगे? आप लाल प्रकाश को चूज करेंगे। सबसे उपयुक्त प्रकाश पौधों के बढ़ने के लिए कौन सा है? तो वो लाल प्रकाश है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट
मतलब नीला और लाल प्रकाश दोनों ही सही हैं। सेकंड पे नीला, प्रथम पे लाल। प्रकाश संश्लेषण में अवशोषण गैस ऑक्सीजन है। कथन 3, तापमान का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पर कम प्रभाव पड़ता है। तो अब ज़रा ध्यान से देखें, सोचें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हेतु नीला और लाल प्रकाश सबसे उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण में अवशोषण गैस, ऑब्जॉर्प्शन करने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तो ये गलत है, क्योंकि अवशोषण जो है क्या किया जाता है? CO2 और निष्कासन O2। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है तापमान का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पर कम प्रभाव पड़ता है। यह कथन भी गलत है। तापमान बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कथन एक सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, यूपीएससी का प्रश्न है ये। प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेशन कूलेंट के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला फ्रियोन का केमिकल रूप क्या है? फ्रियोन ओजोन लेयर में छिद्र करने वाला एक यौगिक को क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरोएथेन, एथिलीन डाइक्लोराइड, एसिटिलीन डाइफ्लोराइड, डाइफ्लोरोमेथेन। 12वें का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, डाइफ्लोरोमीथेन। फ्रियोन एक ओजोन लेयर क्षरण करने वाला यौगिक है। यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है और डॉप्सन जो है ओजोन लेयर की इकाई है। ठीक है। ध्रुवीय राष्ट्रों पे सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर में छेद दिखाई पड़ता है, ये भी याद रखना है आपको। ज़्यादातर ओजोन लेयर छिद्र कहाँ दिखाई पड़ेगा? ऑप्शन में आपको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसके बाद जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इस तरह के ऑप्शन भी हो सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों पर ओजोन लेयर में छेद हमें अधिक दिखाई पड़ता है। CFCs, हेलोजेंस, ये सभी जो हैं क्षरणकारी यौगिक हैं ओजोन लेयर के। चलिए, निम्न में से कौन हाइड्रोजनीकरण के पश्चात वनस्पति घी प्रदान कर सकता है? तारपीन का तेल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, मूंगफली का तेल। हाइड्रोजिनेशन में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? और हाइड्रोजनीकरण में वनस्पति घी प्रदान कर सकता है, पहले तो इसका जवाब देना है आपको। सही जवाब है 13वें का ऑप्शन डी, मूंगफली का तेल। हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग में लाए जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? निकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है, इनऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है, जैविक अम्ल कौन सा है। तो इन पर भी प्रश्न जो है हर साल पूछ लिया जाता है एक ना एक प्रश्न। तो आपको पता होने चाहिए कि जैविक अम्ल कितने हैं, इनऑर्गेनिक अम्ल कौन से हैं। तो ऑर्गेनिक अम्ल को ही जैविक अम्ल कहा जाता है। यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल कहलाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा होगा? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल, निट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल ये नहीं है। अब जरा हम ऑर्गेनिक अम्ल के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पीसीएस में 3 से 4 बार प्रश्न ये पूछा गया है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध में पाए जाने वाला एक एसिड, लैक्टिक एसिड। और इसी से संबंधित है एक ब्यूटारिक एसिड जो कि मक्खन में पाया जाता है। विनेगर, सिरका, उसमें पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक एसिड। सूत्र क्या है? CH3COOH। यूरिक एसिड भी कार्बनिक अम्ल है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड अमरूद, आंवला। सिट्रिक एसिड
नींबू, नारंगी जो ऑरेंज होता है उसमें पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जितने भी एसिड लिखे हुए हैं स्क्रीन पे वो सभी कार्बनिक अम्ल हैं। ठीक है, जानबूझकर मैंने जो है सभी लिख दिए हैं ताकि पेपर में अगर आ जाए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिएगा। टार्ट्रिक एसिड को भी इसमें शामिल कर लीजिए, ऑक्सैलिक एसिड भी इसी में आएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सभी जो है ऑर्गेनिक अम्ल हैं, कार्बनिक अम्ल हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होगा? चारकोल, कोयला, कोक, काजल। सही जवाब है काजल। ठीक है, काजल। पेंसिल, पेंसिल में लेड पेंसिल में क्या विद्यमान रहेगा? लेड, ग्रेफाइट, फॉस्फेट, ब्लैक फॉस्फोरस। जो पेंसिल से हम लिखते हैं स्कूल में, बच्चे जो हैं जिसका प्रयोग करते हैं किताबों में लिखने के लिए, उसमें क्या पाया जाता है? सही जवाब है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से क्या याद आता है कि इसको कूलेंट के रूप में जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग में लाया जाता है, मंदक के रूप में, और कार्बनिक अंश इसमें होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है। नाभिकीय संयंत्रों में मंदक कूलेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जो चेन रिएक्शन इसमें होती है नाभिकीय संयंत्रों में, जो विखंडन होता है उसके वजह से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस गर्मी को ठंडा करने के लिए मंदक का कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि D2O, हार्ड वाटर। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े बदल दिए गए हैं क्योंकि ये अभी हाल में प्रश्न पत्र में पूछा गया था ये प्रश्न। लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड सोडियम, लिक्विड ग्रेफाइट, मेथनॉल। बताइए कूलेंट के रूप में इनमें से क्या प्रयोग में लाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में? सही जवाब है लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम। और न्यूक्लियर संयंत्रों में रॉ मटेरियल क्या है? यूरेनियम 235 और थोरियम। देश में थोरियम के सबसे विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? केरल के तटों के पास। ठीक है, अब देखिए कूलेंट के रूप में किन का प्रयोग किया जाता है? सबसे नंबर 1 पे लिक्विड सोडियम, कैडमियम रॉड, D2O हैवी वाटर और ग्रेफाइट के रॉड्स। ठीक है, इन चारों को याद रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके पूछ लेता है, इन्हीं में से देता है। अब पिछले 2 सालों से लिक्विड सोडियम का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है और इस पर प्रश्न जो है बन रहे हैं। पहले D2O किया जाता था, हैवी वाटर। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? बेकिंग सोडा, शीतल पेय यानी कि जैसे पेप्सी, कोका कोला, इनमें प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्वार्ट्ज। सुमेल करना है आपको, 19वें को सुमेल करें। सही जवाब क्या होगा? शीतल पेय, जो पेप्सी, कोका कोला ये सब होती हैं, इनमें जैसे ही ढक्कन खोलो तो एक फवारा सा मारता है गैस का, वो क्या होता है? वो होता है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाने वाला एथिलीन, एसाइटिलीन। ठीक है, इससे सुमेल होगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किससे सुमेल होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वार्ट्ज जो है वो आपका किससे सुमेल होगा? सोडियम सिलिकेट से। बी ऑप्शन है इसका। चलिए, निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा है? प्राकृतिक रेशे सेल्यूलोज के बने होते हैं। यहां पे प्रश्न ये है कि कौन सा एक गैर सेल्यूलोस रेशा है? रेयॉन, लेनिन, जूट, नायलॉन। 20वें का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, नायलॉन। यह एक पॉलीएमाइड रेशा का उदाहरण है। ठीक है, नायलॉन। कपास, ऊन, रेशम, जूट ये प्राकृतिक रेशे हैं, नेचुरल रेशे हैं। ठीक है,
जैविक रेशा है जो कि विघटित हो सकते हैं प्राकृतिक रूप में। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर कृत्रिम रेशा है, ये भी याद रखना है और ये प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, जो पीडीएफ आपको मिलेगी 300 प्रश्नों की, उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर प्रश्न के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जोड़ के व्याख्या के रूप में आपको प्रस्तुत करूं। ठीक है, एक बार ये 300 प्रश्नों के सीरीज जो है वीडियोस के रूप में कंप्लीट हो जाए, फिर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? 21वें को जरा ध्यान से देखें, आपको बताना है सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु। सही जवाब है ऑप्शन बी, लिथियम और ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहा जाएगा? अमलगम का कंसेप्ट अगर आपको पता है, एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आराम से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अमलगम उसे कहा जाता है जिसके साथ पारा जुड़ जाता है, मरकरी जुड़ जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सही जवाब हो जाएगा 22वें का ऑप्शन सी, पारा और जस्ता। मिनीमाटा रोग कई बार हो चुका है, पता होगा, मरकरी से संबंधित है, जापान का रोग है मिनीमाटा रोग। सुमेल करें, एक तरफ है धातु, दूसरी तरफ है तत्व। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा एल्युमिनियम, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन, रूबी। रूबी किससे सुमेल होगा? एल्युमिनियम से। हीरा जो है कार्बन, शुद्ध रूप से कार्बन का प्रोडक्ट है हीरा, इसीलिए पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुओं में सबसे कठोर होता है हीरा। कार्बन का अंश, रूबी एल्युमिनियम, रेत सिलिकॉन, संगमरमर कैल्शियम। ठीक है, डी है, हीरा कार्बन से होगा सुमेल। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है पिंच ब्लेंड से, हेमेटाइट से, मोनोजाइट से, रूटाइल से। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? सही जवाब है आपका पिंच ब्लेंड। हेमेटाइट से लौह अयस्क लोहा, मोनोजाइट से थोरियम, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग में लाए जाने वाला रॉ मटेरियल है थोरियम, उसका अयस्क है मोनोजाइट, रूटाइल। ठीक है, इन ऑप्शंस में जरा ध्यान से देख लें, पिंच ब्लेंड, हेमेटाइट, मोनोजाइट। अवसादी सेलों से प्राप्त होता है चूना पत्थर जिसका सूत्र है CuCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। एक तरफ है धातु और दूसरी तरफ अयस्क, सुमेल करना है एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, बॉक्साइट, सिनेबार, कैलामाइन, हेमेटाइट। एल्युमिनियम, बॉक्साइट बिल्कुल सही है, जिंक, कैलामाइन ये भी सही है, आयरन, हेमेटाइट ये भी सही है। कॉपर का जो होगा वो होगा पाइराइट, या फिर ऑप्शन में क्यूप्राइट होना चाहिए, पाइराइट या क्यूप्राइट, सिनेबार नहीं है। मोबाइल फोन से बैटरी में प्रयुक्त धातु कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? लिथियम, ऑप्शन डी। निम्न में से निकल का अयस्क कौन नहीं है? गार्नीराइट, पेंटेलेनाइट, निकोलाइट, लिमोनाइट। सही जवाब है लिमोनाइट। लिमोनाइट नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। निकोलाइट को याद रखिए, गार्नीराइट को, पेंटेलेनाइटाइट को। ठीक है, ये तीनों ही अयस्क हैं निकिल के, और निकिल हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग में लाए जाने वाला उत्प्रेरक है।
कैटालिस्ट है। रॉकेट की गति पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर लागू होता है? संवेग का संरक्षण। ऑप्शन सी, संवेग का संरक्षण। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल। सही जवाब है 28वें का अपकेंद्रीय बल। इसकी व्याख्या देखेंगे क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न आने को हो सकते हैं। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? गोलाकार पथ पर बाहर की ओर लगने वाला बल। ठीक है, किसी गोलाकार में मान लो मोटरसाइकिल चल रही है तो उसमें जो है बल कहाँ की ओर लगेगा? बाहर की ओर। दूसरी तरफ अभिकेंद्रीय बल में क्या होगा? अंदर की तरफ बल लगेगा। गोलाकार पथ पर अंदर की ओर लगने वाला बल, यह गोले के केंद्र से वस्तु की ओर लगता है। ठीक है, गोले के केंद्र से वस्तु की ओर, और यहां पर क्या होता है? यह वस्तु से गोले के केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, झूले जो मेले होते हैं वहां पर जो मौत का कुआं होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसमें जो है एग्जाम्पल बन जाता है ये किसका? अपकेंद्रीय बल का। ठीक है, बाहर की तरफ फेंकने को हो जाता है। इसके अलावा दूध से क्रीम का अलग हो जाना। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वो भी अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, गोल झूले में बाहर की तरफ खींचे चले जाने जैसी स्थिति हो जाती है अपकेंद्रीय बल में। ठीक है, मान लीजिए कार में आप बैठे हैं, कार चल रही है और मोड़ आ जाए और आपको ऐसा फील हो कि आप जो है दरवाजे के सहारे बाहर की तरफ फेंका जाएंगे, गिर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति जो है किसमें बनती है? अपकेंद्रीय बल में। जबकि पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना ये होता है आपका अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल की खोज की थी क्रिस्टियान ने, हाइगन्स, और अभिकेंद्रीय बल की खोज की थी आइजक न्यूटन ने। अपकेंद्रीय बल एक वास्तविक बल नहीं है, जबकि अभिकेंद्रीय बल एक वास्तविक बल है। ठीक है, ये व्याख्या है। पौधों के संदर्भ में परऑक्सीसोम्स का संबंध किससे है? परऑक्सीसोम्स, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी भी है जो कि जस्ट उससे उलट है, यानी कि उससे उल्टी प्रक्रिया है, और उसको कहा जाता है परऑक्सीसोम्स। पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश श्वसन से। परऑक्सीसोम्स प्रकाश श्वसन से। इसकी व्याख्या देखेंगे। परऑक्सीसोम्स का संबंध प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रेस्पिरेशन से है। यह प्रक्रिया कब होती है? जबकि तीव्र प्रकाश उपस्थित हो। इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यहाँ पर उल्टी हो रही है प्रक्रिया। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में। तो ध्यान रखना है आपको, फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कब होगी? जब प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, और इसको कहा जाएगा फोटो रेस्पिरेशन। और इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में कौन कौन हेल्प करते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीसोम्स, ये तीनों कोशिकांग की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने उठाया हुआ है प्रीवियस ईयर्स से, पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस में, मेंस सेक्शन में पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे तेज और सबसे कम जो है किसमें होगी? सबसे तेज लाल प्रकाश में, सबसे कम हरे प्रकाश में। ठीक है, याद रखना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबसे तेज होगी लाल प्रकाश में, सबसे कम होगी ग्रीन प्रकाश में। चलिए
आज का प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, आंसर करके बताना है कमेंट के माध्यम से। वाष्पोत्सर्जन, पौधों में ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है, आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया है। सवाल ये है आपका कि ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होगी सबसे तेज, सर्वाधिक? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। और कंसेप्ट है पूरा ही मैंने क्लियर किया हुआ है पर्यावरण के वीडियो में, ठीक है, जब पौधों के संदर्भ में मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर सर्वाधिक होगी, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।